नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। देखिए, ये हमारा एससीएस डेली क्विज चैनल है, इसमें डेली क्विज होती है, बिल्कुल फ्री में, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, इसको जरूर फॉलो कर लीजिएगा। स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज करके अगर आप इंस्टाग्राम में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई। इसमें आप स्टोरी सेक्शन जरूर देखते रहा करिए, प्लस इसमें हाईलाइट्स आते रहते हैं और प्लस पोस्ट आती रहती है, इनको जरूर फॉलो करते रहिए। ग्रीटिंग्स एवरीवन। इस सीरीज में हम लोग यूपीपीएससी मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे और ये यूपीपीएससी मेंस 2021 को ध्यान में रखकर बनाई गई है और ये इस हाई यील्ड सीरीज का लेक्चर नंबर 1 है। ठीक है, तो जैसे कि हमने पिछले भी जो सीरीज स्टार्ट की थी उसमें भी जो है हमें हमेशा की तरह आज भी इस पेपर में क्या करेंगे, इस पूरी सीरीज में, इस पूरे लेक्चर में जो है हम चारों पेपर से, ठीक है, GS 1, 2, 3, 4, ठीक है, चारों पेपर के एक एक क्वेश्चन को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और इस शुरू करने के पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये कोई मॉडल आंसर नहीं है। इसमें आप कोई भी पॉइंट जो है ऐड कर सकते हैं। कहीं पे आपको लगता है एग्जाम्पल देने की ज़रूरत है तो आप एग्जाम्पल को ऐड कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि कहीं पे फ्लो चार्ट आप बना सकते हैं तो आप उस फ्लो चार्ट को भी बना सकते हैं। तो ये कोई मॉडल आंसर नहीं है, ये एक आंसर राइटिंग प्रैक्टिस है कि किस तरीके से जो क्वेश्चन है उसको हम किस तरीके से अटेम्प्ट करके जो है अच्छे से अच्छे नंबर जो है वो ले सकते हैं। और दूसरी बात जो है यहाँ पर जो है सब कुछ जो है अगर आप हाई यील्ड सीरीज देख भी रहे हैं तो भी ज़रूरी है कि आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस जो है वो खुद से ज़रूर से करें, क्योंकि जब हम मेंस लिखते हैं तो वहाँ पर हमें 180 मिनट में 20 क्वेश्चन को जो है अटेम्प्ट करना होता है। तो ऑन एन एवरेज अगर हम माने, ठीक है, तो हमारे पास एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए कितने मिनट है? 9 मिनट है। तो उसमें 10 क्वेश्चन जो है वो 8 नंबर के आएंगे और 10 क्वेश्चन जो है वो 12 नंबर के आएंगे। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो जो शॉर्ट आंसर्स होते हैं, जो 8 नंबर वाले आंसर्स हैं, तो उसको हमें जो है कम से कम जो मतलब मैक्सिमम है उसे 6 to 7 मिनट्स में जो है ख़त्म करना है। और अगर जो हमारे जो 12 नंबर वाले क्वेश्चंस हैं उनको हम 10 से 11 मिनट में अगर हम ख़त्म करते हैं तभी जाके हमारा पूरा पेपर जो है वो अटेम्प्ट हो पाएगा। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप खुद से भी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस जो है वो ज़रूर से करें। ठीक है, तो चलिए ये बातें कुछ बतानी थी क्योंकि ये पहला लेक्चर है तो इसलिए यहाँ पर ये मैंने बताई है। ये हर लेक्चर में ऐसे बातें नहीं होंगी, डायरेक्ट हम क्वेश्चंस आंसर को ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला अब हम क्वेश्चन अगर देखें तो यहाँ पर किससे है, वो पेपर नंबर 1 से है और क्वेश्चन है How tropical cyclones are formed? Why we have more cyclones in the Arabian Sea now? ठीक है, जैसा कि हम हाल ही में कुछ सालों में देख रहे हैं कि जो अरेबियन सी है, जो अरब सागर है, जो हमारा जो वेस्टर्न कोस्ट है, वहाँ पर जो है कई साल से अगर हम देखें तो यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा जो है साइक्लोन्स देखने को मिल रहे हैं। बहुत ज़्यादा साइक्लोन जो है हम यहाँ पे एक्सपीरियंस कर रहे हैं। जबकि जो यहाँ पर अगर हम देखें जो पुरानी प्रवृत्ति क्या होती है ट्रॉपिकल साइक्लोन की, वो ईस्टर्न कोस्ट पे ज़्यादा आते हैं और वो वेस्टर्न की तरफ, ठीक है, वेस्ट की तरफ जो है वो मूव करते हैं। तो इसलिए जैसे कि हम पहले इस सीरीज़ में भी, जो पहली सीरीज़ है वहाँ पे हम जो है डिस्कस कर चुके हैं कि ज़्यादा जो है साइक्लोन्स जो है वो बे ऑफ बंगाल में क्यों आते हैं अरब सागर के कंपैरिजन में। ठीक है, तो ये हमने वहाँ पर डिस्कस किया था। लेकिन अब क्या हो रहा है कि यहाँ पर हम देखते हैं कि अरब सागर में अधिक चक्रवात क्यों देखे जा रहे हैं कुछ बीते सालों में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि ट्रॉपिकल साइक्लोन्स कैसे बनते हैं। तो उसके लिए भी हम पहले ये समझेंगे कि आखिर ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जो है वो होते क्या हैं। तो अगर हम ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की बात करें तो ट्रॉपिकल साइक्लोन जो होता है ये एक बहुत ही कम तीव्र, ठीक है, बहुत ही तीव्र कम दाब वाली पवन प्रणाली होती है। इसमें जो एक ये बहुत ही लो प्रेशर सिस्टम होता है, जिसके कि जो एक लो प्रेशर विंड सिस्टम है, जिसके कि जो बीच में, ठीक है, अगर हम बात करें तो अगर ट्रॉपिकल साइक्लोन के बीच की बात करेंगे तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा लो प्रेशर होता है। ठीक है, बीच में तो बहुत लो प्रेशर होता है और जो इसके जो आसपास की जो हवाएं होती हैं, ठीक है, वो बहुत ही तेज़ स्पीड से, हाई स्पीड से घूमती हैं और इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम ट्रॉपिकल साइक्लोन कहते हैं। तो ये जो लो प्रेशर विंड सिस्टम होती है, ये जब ट्रॉपिकल एरिया के जो सी सरफेस होते हैं, जो समुद्र होते हैं, जब वहाँ पर बनते हैं, ठीक है, जब ट्रॉपिकल एरियाज में बनते हैं तो हम उसको कहते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। ठीक है, और इसके बाद अगर हम देखें तो जब भी हमें ट्रॉपिकल साइक्लोन देखते हैं, जब भी हमें चक्रवात देखने को मिलते हैं तो उसके साथ साथ क्या होती है, उसके साथ साथ बहुत ज़्यादा भारी वर्षा देखने
को मिलती है, तेज हवाएं चलती हैं और ऊंची ऊंची लहरें या फिर तूफान भी हमें देखने को मिलते हैं। तो ये बात की हमने ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की, ठीक है। तो अगर हम बात करें, जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं वो ट्रॉपिकल एरियाज में ही जो है वो डेवलप होते हैं। तो इसके लिए कौन कौन सी फेवरेबल कंडीशन है, या फिर हम कह सकते हैं कि इसके लिए जो ट्रॉपिकल साइक्लोन के या फिर उष्ण कटिबंधीय चक्रवात जो है उनको बनने के लिए कौन कौन सी अनुकूल परिस्थितियां हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो एक जो है लार्ज सी सरफेस होना चाहिए, ठीक है। एक बहुत बड़ा सी सरफेस होना चाहिए, या फिर हम कह सकते हैं कि एक समुद्री सतह जो है वो बहुत बड़ा होना चाहिए, जिससे कि जो साइक्लोन है, जो चक्रवात है, उसमें जो है नमी की जो पानी की जो है वो कमी ना हो। क्योंकि जैसे अगर उसमें पानी नहीं होगा चक्रवात में, तो जो चक्रवात है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा और फिर उसके बाद टोटली ही डिसिपेट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो एक लार्ज सी सरफेस होना जो है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे कि गर्म और नम हवा की जो है निरंतर आपूर्ति होती रहे उस ट्रॉपिकल साइक्लोन को बनने के लिए। सेकेंड, ठीक है, सेकेंड अगर कंडीशन की बात करें तो जो टेम्परेचर है वो 27 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक होना चाहिए, तभी जो है जो यहाँ की जो पवनें हैं, जो विंड है, वो जो है वो ऊपर उठेंगी। तो इसलिए जो यहाँ पे जो टेम्परेचर कितना होना चाहिए वो 27 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए। अगर हम थर्ड कंडीशन की बात करें, थर्ड कंडीशन क्या है, एक कोरियोलिस फोर्स होनी चाहिए, ठीक है, कोरियोलिस बल होना चाहिए, तभी जो है वहाँ पर चक्रवात जो है वो उत्पन्न हो सकते हैं, चक्रवात जो है वो पैदा हो सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक पॉइंट है जिसको कि नोट करने वाली बहुत ज़्यादा ज़रूरी है प्रीलिम्स के लिए भी, ठीक है। इक्वेटर पे, ठीक है, इक्वेटर जो होता है, भूमध्य रेखा होता है, वहाँ पे कोरियोलिस बल कितना होता है, वहाँ पे 0 होता है, लेकिन चक्रवात को पैदा होने के लिए कोरियोलिस बल चाहिए होती है, ठीक है। तो 0 to 5 डिग्री तक, इसी कारण से, ठीक है, 0 to 5 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ दोनों में ही क्या होता है, दोनों में ही जो है ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है वो उत्पन्न नहीं होते हैं, ठीक है। 0 to 5 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ पे जो है ट्रॉपिकल साइक्लोन नहीं उत्पन्न होते हैं, लेकिन ये ट्रॉपिकल एरियाज में ही जो है उत्पन्न होते हैं। तो यहाँ पे 0 to 5 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ में कोरियोलिस बल की कमी के कारण जो है यहाँ पर जो है ट्रॉपिकल साइक्लोन, या फिर हम कह सकते हैं उष्ण कटिबंधीय चक्रवात जो है वो पैदा नहीं होते हैं। इसके बाद हम फोर्थ कंडीशन की बात करेंगे। तो उसमें क्या है, प्री एग्जिस्टिंग वीक लो प्रेशर होना चाहिए, पहले से मौजूद लो प्रेशर होना चाहिए। और लास्ट कंडीशन है कि अपर डाइवर्जेंस अबव द सी लेवल सिस्टम, कि ऊपर जब जाए तो एक अपर डाइवर्जेंस होना चाहिए, ताकि जो हवा जो है वो चारों तरफ फैले, ठीक है। तो इसके बाद हम देखेंगे कि आखिर ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जो होते हैं वो बनते कैसे हैं, ठीक है। तो अगर हम देखें तो ये जो इमेज है ये NCERT की है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, अगर हम ट्रॉपिकल साइक्लोन को देखें कि ये बनते कैसे हैं, तो ट्रॉपिकल साइक्लोन में क्या होता है कि यहाँ पर जैसे कि हमने बात की, इसमें क्या है, यहाँ पे बीच में क्या होता है, बीच में एक बहुत ही ज़्यादा जो है लो प्रेशर एरिया होता है, और ये जो आई होती है यहाँ पर, ये जो आई है ये एक काम रीजन होता है, ठीक है, काम रीजन होता है, यहाँ पे कोई वर्षा नहीं होती है, ठीक है। तो आई जो है यहाँ पे एक काम रीजन होता है, जिसके ऊपर की आकाश जो है, जो बादल जो हैं वो भी नहीं होते, आकाश साफ होते हैं, क्लियर स्काइज होती हैं, यहाँ पे वर्षा नहीं होती है, एक बहुत ही काम रीजन होता है। ये भी प्रीलिम्स के अगर हम दृष्टि से देखें तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर ये भी निकल के आता है, ठीक है। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स में क्या होता है, अब हम ये देखेंगे। ट्रॉपिकल साइक्लोन में क्या होता है, जैसे समुद्री सतह होती है, समुद्री सतह से जो गर्म हवा होती है वो क्या होती है, गर्म हवा जो है वो ऊपर उठती है। जैसे कि हम लोग जानते हैं गर्म हवा क्या होती है, गर्म, और ये जो नम हवा होती है, क्योंकि ये समुद्रों के जो समुद्र है उसके ऊपर पैदा हो रही है, तो जो गर्म और नम हवा है ये क्या करती है, ये ऊपर राइज होती है, ठीक है, ये ऊपर जाती है, और जैसे जैसे ये ऊपर जाती है तो यहाँ पे ये ठंडी होती है, और ये जो है दूसरी, और यहाँ पे ये जो है ठंडी होकर जो है बादल बनाती है। यहाँ पे कंडेंसेशन होता है, संघनन होता है, जिसकी वजह से जो है बादल बनता है, और फिर वही जो है वो बारिश जो है वो नीचे आती है। यहाँ से जो है मॉइस्चर ऊपर जाता है, गर्म हवा ऊपर जाती है, यहाँ पे ठंडी होती है, और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर जो है ये
बारिश करती है। ठीक है, तो यहाँ पे जब लो प्रेशर होता है, तो यहाँ पे क्या होता है, आसपास से जितनी भी पवनें होती हैं वो सबको वो सब जो है वो यहाँ पर जो ये जो लो प्रेशर एरिया होता है वहाँ पर जो है वो अपने को अट्रैक्ट करती हैं। चारों तरफ से की जो हवाएं होती हैं वो किस तरफ आती हैं, वो इस लो प्रेशर एरिया में जो है आके कन्वर्ज होती हैं। और जब ये कन्वर्ज होती हैं तो ये हवाएं, तो ये क्या होती हैं, ये फिर से गर्म होती हैं और ये जो है गर्म हवा जो होती है तो वो नम हो जाती है और फिर ये ऊपर उठने लगती हैं, ऊपर उठ के बादल बनाती हैं और फिर वो वर्षा होती है। तो ये जब प्रोसेस जब चलता रहता है तो इसको हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन या फिर उष्णकटिबंधीय चक्रवात। ठीक है, तो ये जहाँ तक है मुझे क्लियर हो गया होगा आप लोग को। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसके बाद हम देखेंगे कि आखिर जो है यहाँ पर जो है हमें अरेबियन सी में या फिर अरब सागर में अधिक चक्रवात जो है वो क्यों आते हैं। तो इसको अगर हम यहाँ पे क्वेश्चंस दिया गया है, तो क्वेश्चन अगर दिया गया है तो हम उसको प्रूफ करने के लिए कि हाँ ये क्वेश्चन जो है सही है, तो हम वहाँ पे कुछ फैक्ट्स भी प्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर हम कुछ आंकड़े यहाँ पर हम जो है उसको प्रेजेंट करेंगे। तो अगर हम पास्ट ट्रेंड देखें या फिर पिछली प्रवृत्ति देखें, 1891 से 2000 का डेटा जो है वो अवेलेबल है अभी। तो अगर हम उसमें देखें तो जो हमारे ईस्ट कोस्ट है, पूर्वी तट है, मतलब कि जो बे ऑफ बंगाल है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पे 300 साइक्लोन देखे गए हैं इस एरिया में, इस अवधि में। और यहाँ पर उसमें देखा गया है कि 103 जो साइक्लोन्स थे वो बहुत ही ज़्यादा सीवियर थे या फिर गंभीर थे। अब अगर हम वेस्ट कोस्ट की बात करें, पश्चिमी तट की बात करें, तो 48 साइक्लोन्स देखे गए हैं जिसमें कि 24 जो है वो गंभीर थे, मतलब कि 50% साइक्लोन जो थे वो सीवियर थे। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम देखें तो पिछले 4 सालों में, ठीक है, पिछले 4 सालों में हमें लगातार जो है प्री मॉनसून साइक्लोन जो है अरब सागर में देखने को मिल रहे हैं। तो पहले क्या है, अगर हम ये 2018 होगा, ठीक है, ये 2014 नहीं, ये 2018 है, जिसमें कि साइक्लोन मैकनू को देखा गया था जिसने कि ओमान में जो है तबाही मचाई थी। इसके बाद अगर हम वर्ष 2019 में देखें, ठीक है, इसको प्लीज करेक्ट कर लीजिएगा, आई एम सो सॉरी फॉर दैट, 2018 होगा। ठीक है, इसके बाद अगर हम 2019 में देखें तो चक्रवात वायु है जो कि गुजरात में टकराया था। और 2020 में देखें तो महाराष्ट्र में जो है निसर्ग ने जो है तबाही मचाई थी। और इस साल तो जैसे कि हम जानते हैं 2021 में चक्रवात तौकते जो है, या ताउते हम कह सकते हैं इसको, जिसने कि गुजरात में बहुत ज़्यादा जो है तबाही मचाई थी। तो यहाँ पर जब ये चक्रवात आते हैं तो बहुत सारी जो प्रॉपर्टी होती है, लाइफ्स होती है, जान मान की बहुत ज़्यादा हानि हमें देखने को मिलती है। तो आखिर अब हम देखेंगे कि अरब सागर में इतने जो है साइक्लोन्स आ क्यों रहे हैं, इनके कारण क्या है। ठीक है, तो अगर इनके हम कारण देखें तो इनके 4 कारण यहाँ पर मेन जो है वो बताए गए हैं। तो इसको भी हम एक एक करके यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। तो नेक्स्ट हम इसके रीजंस को देखेंगे, इसके कारण को देखेंगे। तो सबसे पहला कारण क्या है, कारण है पहला जो है ग्लोबल वार्मिंग, या ठीक है, तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से भी क्या हो रहा है, हमारे जो अरेबियन सी में जो है काफ़ी ज़्यादा हमें तूफान देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग किससे होती है, ग्रीन हाउस गैसेस से होती है। ठीक है, ग्रीन हाउस गैसेस से होती है। तो ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से जो हमारा जो पूरा क्लाइमेट है वो क्या हो रहा है, वो गर्म हो रहा है। और जितनी भी ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से जो हमारा जो पूरा क्लाइमेट जो गर्म हो रहा है, जो हीट उत्पन्न हो रही है, उसका 90% कौन सोख लेता है, वो 90% हीट जो है वो ओशियंस में जो है वो जाती है। तो ओशियंस जो है उनका तापमान जो है क्या हो रहा है, वो बढ़ रहा है। तो इसकी वजह से, ठीक है, तो अगर हम इसकी वजह से देखें तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो पूरा जो यहाँ पे जो है लो प्रेशर जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता है। और जिसकी वजह से जो है जो पूरा जो पैटर्न है ट्रॉपिकल साइक्लोन का वो बहुत ही ज़्यादा जो है स्ट्रांग हो जाता है। तो अगर हम ग्लोबल वार्मिंग की वजह से देखें, ठीक है, अगर हम ग्लोबल वार्मिंग की वजह से देखें तो पिछले 4 दशकों में, ठीक है, पिछले 40 ईयर्स में, पिछले 4 दशकों में हम देखते हैं कि 1.2 से लेके 1.4 डिग्री सेंटीग्रेड तक, ठीक है, इतना जो है यहाँ पे हमारा जो टेम्परेचर है उसमें बढ़ोतरी हमें देखने को मिली है। ठीक है, तो जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा, ठीक है, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा
देखेगा अगर सरफेस का टेम्परेचर, अगर सी सरफेस का जो अगर टेम्परेचर है अगर वो बढ़ रहा है तो क्या होगा, वहाँ पे जो हवाएं हैं वो बहुत ज़्यादा जो नम होंगी, ठीक है। वहाँ पे जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा होगा, जब गर्म, जितनी गर्म हवा होगी उतना ही ज़्यादा जो है उसमें नमी होगी, ठीक है। इसकी वजह से क्या होगा, कन्वेक्शन प्रोसेस जो है वो और इंक्रीज होगा, जिसकी वजह से हमें और ज़्यादा भारी वर्षा देखने को मिलेगी और जो साइक्लोन्स है वो बहुत ही ज़्यादा हमें तीव्र देखने को मिलेंगे, बहुत ही ज़्यादा इंटेंस देखने को मिलेंगे। तो ये जो ग्लोबल वार्मिंग है, जो हायर टेम्परेचर हो रहा है, जो टेम्परेचर जो इंक्रीज हो रहा है, इसकी वजह से जो है अरेबियन सी में बहुत ज़्यादा हमें साइक्लोन जो है वो देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करें तो वार्म सी वाटर अप टू डेप्थ ऑफ 50 मीटर्स, ठीक है। 50 मीटर की गहराई तक गर्म समुद्री जल है, ठीक है। अगर जो है समुद्री जल जो है वो कम गहराई तक गर्म होगा, ठीक है, तो वहाँ पर जो है ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है वो इतना इंटेंस हमें नहीं देखने को मिलेगा, क्यों, ठीक है। जो अब क्या हो रहा है, अब जो ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है वो बहुत ज़्यादा हमें इंटेंस देखने को मिलते हैं। और ये जो है अगर हम बात करें जो ताउते हैं, ठीक है, जो ताउते जो साइक्लोन आया था वर्ष 2021 में ही आया है, तो इसको एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म में रखा गया है, ठीक है। एक्सट्रीमली सीवियर कैटेगरी में इसको रखा गया है और ये देखा गया है कि 2 ही दिन में जो है ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो है इसको मॉइस्चर जो है वो बहुत ज़्यादा मिल रहा था। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जितनी गहराई तक जो है पानी गर्म होगा उतना ज़्यादा जो है साइक्लोन बनने की जो है वहाँ पर जो है साइक्लोन बनने की फेवरेबल कंडीशन जो है वो और ज़्यादा होगी और जितने भी साइक्लोन्स हैं वो और ज़्यादा इंटेंस होंगे, ठीक है। अगर हम तीसरी बात करें तो कंड्यूसिव विंड शेयर फॉर साइक्लोन्स, ठीक है। तो यहाँ पे अरेबियन सी में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो रही है जिसके कारण जो विंड की जो वेलोसिटी है, विंड की जो डायरेक्शन है उसको भी चेंज कर रही है, जिसकी वजह से, ठीक है, जब विंड डायरेक्शन चेंज हो रही है, विंड की वेलोसिटी चेंज हो रही है, इसकी वजह से भी जो है हमारे जो अरब सागर में जो है वो अधिक हमें साइक्लोन्स जो है वो देखने को मिल रहे हैं पिछले कुछ सालों में। इसके बाद अगर हम फोर्थ की बात करें तो एल नीनो मोडोकी, ठीक है। एल नीनो मोडोकी क्या होता है, ये एक एल नीनो जैसा ही जो है एक पूरा जो है एक प्रोसेस है, ठीक है, एल नीनो जैसा ही, लेकिन इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम स्यूडो एल नीनो कहते हैं, ठीक है। मतलब कि नकली, स्यूडो होता है नकली, ठीक है, तो स्यूडो एल नीनो, ठीक है। तो एल नीनो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि अरब सागर में, ठीक है, होने वाली वर्षा को वो प्रभावित करता है नकारात्मक रूप से, लेकिन एल नीनो मोडोकी क्या है, ये उसी की तरह एक प्रोसेस है जो कि क्या करता है, ये जो है यहाँ पे अरब सागर में और ज़्यादा साइक्लोन बनाने के लिए फेवरेबल कंडीशन को जो है वो उत्पन्न करता है। और ये जो एल नीनो मोडोकी है ये बे ऑफ बंगाल में ऐसी कंडीशंस उत्पन्न करता है कि जिससे कि यहाँ पर बे ऑफ बंगाल में कम साइक्लोन उत्पन्न होते हैं और अरब सागर में जो है वो ज़्यादा साइक्लोन उत्पन्न होते हैं, ठीक है। तो ये कुछ कारण है जिसकी वजह से जो है हमें अरब सागर में आजकल जो है कई अरब सागर जो है हम कह सकते हैं कि एक तरीके से जो है यहाँ पर एक नया जो है साइक्लोन के लिए जो है एक नया जो है हॉटस्पॉट जो है वो बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर हम अगर देखें तो अभी तक क्या था, अभी तक जो हमारे जो इतने भी जो अरब सागर में जो चक्रवात आते थे वो कहाँ तक, वो जो है मेनली जो है वो गुजरात तक ही सीमित रहते थे, गुजरात में ही ज़्यादा तबाही मचाते थे। लेकिन अगर हम पिछले कुछ सालों में देखें, ठीक है, जैसे कि हमने देखा कि निसर्ग जो है वो महाराष्ट्र में आया था, जो साइक्लोन जो है ओखी था, ठीक है, ओखी कहाँ पे आया था, उसने केरला और कर्नाटका में जो है तबाही मचाई थी। तो हम देख रहे हैं कि जो पूरा जो हमारा जो वेस्टर्न कोस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा वल्नरेबल हो गया है। पूरे अरेबियन सी में अगर हम देखें तो यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा साइक्लोन जो है वो उत्पन्न हो रहे हैं, तो उसके कारण जो है हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं। तो ये जो यहाँ पे जो अरब सागर में अगर हम कहें कि ये जो जितने जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स या उष्ण कटिबंधीय चक्रवात आ रहे हैं इससे फ़र्क क्या पड़ता है, ठीक है, इससे फ़र्क भी बहुत ज़्यादा पड़ता है क्योंकि ये जो हमारे जो नॉर्मल मानसून होता है, ठीक है,
नॉर्मल मानसून में भी जो है वो हमें नॉर्मल मानसून को भी प्रभावित करता है। जैसे कि अगर ऐसा माना जा रहा है कि ये जो साइक्लोन ताउते आया था अभी अप्रैल में, ठीक है, जो साइक्लोन ताउते आया था गुजरात में, तो इसके कारण जो अरब सागर में होने वाला जो मानसून होता है, जिसमें कि जो इंडिया की 80% रेंज जो है इंडिया को किससे मिलती है, वो जो है इसी मानसून सीजन में ही मिलती है। तो इसकी वजह से माना जा रहा है कि इस साइक्लोन की वजह से जो अरब सागर का जो पूरा पैटर्न है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया है, जिसकी वजह से इंडिया में जो है मानसून जो है उसको में डिले भी हो सकता है और साथ साथ जो है वर्षा जो है वो कम भी हो सकती है। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो यहाँ पे अगर हम इस टाइम जो है यहाँ पे जो जान माल की जो हानि होती है वो भी बहुत ज़्यादा होती है साइक्लोन से। तो ये हमारे कहीं ना कहीं कंट्री की जो इकोनॉमी है उसको भी बहुत ज़्यादा पीछे करती है। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो आजकल क्या हो रहा है, आजकल जो है कोविड का टाइम चल रहा है, तो उससे क्या होगा, जब साइक्लोन आता है तो वहाँ पे अपना सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर सकते हैं और फिर लोगों को वहाँ पे वैक्सीनेशन देना और भी तरीके जो है जो बीमारी है वो कई तरीके से फैल सकती है। तो कोविड मैनेजमेंट में भी बहुत ज़्यादा हमें जो है प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है हमारी जो सरकार है उसने कई सारे जो है कदम भी उठाए हैं, जैसे कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में बात कही गई है। इसके साथ अगर हम देखें तो नेशनल साइक्लोन रिस्क मिटिगेशन प्रोजेक्ट पर भी हम भारत सरकार काम कर रही है, किसके साथ मिलके, वर्ल्ड बैंक के साथ मिलके, जिससे कि साइक्लोन का पहले से ही पता लगाया जा सके, ठीक है, साइक्लोन की वार्निंग दिया जा सके, साइक्लोन का पहले से पता लगाया जा सके। इंटीग्रेटेड कोस्टल जोन मैनेजमेंट प्रोजेक्ट है, जिससे कि जो है कोस्टल एरियाज जो है उसका और बेहतरीन तरीके से जो है यहाँ पे प्रबंधन किया जा सके, जिससे कि वहाँ पे होने वाली जान माल की जो हानि है उसको कम किया जा सके। इसके बाद अगर हम देखें तो नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज है, ठीक है, इसको भी जो है और ज़्यादा जो है इसको ऑटोनॉमी देने की ज़रूरत है और ज़्यादा जो है रिसोर्सेज देने की ज़रूरत है, हर तरीके से मैन पावर रिसोर्सेज, वित्तीय सहायता देने की ज़रूरत है, जिससे कि ये जो है साइक्लोन के आने का पहले से ही पता लगा सके। तो यहाँ पे जो फोर वार्निंग सिस्टम है उसको स्ट्रॉन्ग करना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद हमें वैश्विक जानकारी, ठीक है, ग्लोबल इंफॉर्मेशन के लिए हमें लेनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि जैसे कि हमने देखा जो एल नीनो है या एल नीनो मोडोकी है, ये क्या होता है, ये एक ग्लोबल पैटर्न है, ठीक है, ये एक ग्लोबल फिनोमिनन है। जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है ये क्या है, ये एक ग्लोबल फिनोमिनन है। तो और जगह पर क्या हो रहा है, वहाँ पे किस तरीके से जो है कार्बन एमिट कितना हो रहा है और फिनोमिनन्स क्या हो रहे हैं, तो हमें ग्लोबल इंफॉर्मेशन को प्राप्त करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि हम क्या कर सकें, ताकि हम पहले से साइक्लोन के आने का जो है पता लगा सकें और वहाँ पे जो है उसको बहुत बेहतरीन तरीके से जो हम उसको मैनेज कर सकें। तो ये जो है यहाँ पे क्या कहते हैं, जो अरब सागर में जितने भी जो साइक्लोन्स आ रहे हैं उसका और बेहतर तरीके से जो है वो आने वाले समय में हमें मैनेज करना होगा और जो इतना भी डिज़ास्टर रिलीफ का काम जो है उसको और जो है सुदृढ़ करना होगा इस नए पैटर्न को देखते हुए। ठीक है, सो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे और क्वेश्चन है पेपर नंबर 2 से, और क्वेश्चन है, डू यू थिंक द नेशनल टास्क फोर्स क्रिएटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट will lead to better management of public health challenges in future? Give reason in support of your answer. तो इसका क्वेश्चन है क्या आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई राष्ट्रीय टास्क फोर्स भविष्य में सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौती के बेहतर प्रबंधन की ओर ले जाएगी? अपने उत्तर के समर्थन के लिए में कारण दीजिए। तो अभी अगर हम हाल ही में देखें तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, एक नेशनल टास्क फोर्स का गठन किया है, ठीक है, इसमें ये एक 12 मेंबर कमेटी है जिसको किस लिए गठित किया गया है, ये एक जो है कि जो गवर्नमेंट जो है जो मेडिकल ऑक्सीजन जो एलोकेट करती है उसकी निगरानी करने के लिए जो है नेशनल टास्क फोर्स का जो है ये गठन किया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। जैसा कि हमने देखा था कि सेकेंड वेव में ऐसा माना जा रहा है कि जो जितनी भी डेथ्स हुई हैं उसमें बहुत सारी डेथ्स जो हैं वो उसको रोका जा सकता था अगर लोगों को जो है टाइम पर जो है ऑक्सीजन सप्लाई मिल जाती। तो
तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए, ठीक है, इसी के मद्देनज़र जो है सुप्रीम कोर्ट ने एक नेशनल टास्क फोर्स बनाई है, जो कि 12 मेंबर की कमेटी है, ठीक है, 12 सदस्यीय समिति है, और जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट को गाइड करेगी, ठीक है, केंद्र सरकार का मार्गदर्शन करेगी कि ऑक्सीजन जो है, मेडिकल ऑक्सीजन जो है, उसका डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स को किस तरीके से आवंटित करना चाहिए, ठीक है, कहाँ पर जो है ज़्यादा, अगर जैसे कि महाराष्ट्र में अगर बहुत ज़्यादा केस आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि जो मेडिकल ऑक्सीजन की ज़्यादा ज़रूरत कहाँ पर है, वो महाराष्ट्र में है। अगर दिल्ली में ज़्यादा केस आ रहे हैं तो वहाँ पे जो है मेडिकल ऑक्सीजन की सप्लाई को ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत है। तो किस तरीके से आवंटन करना है, इस पर जो है केंद्र सरकार का मार्गदर्शन करेगी या फिर उनको गाइड करेगी, ठीक है। और इसको किसने केवल 6 महीने के लिए इसको एस्टैब्लिश किया गया है, ठीक है, 6 महीने की अवधि के लिए स्थापित किया गया है, और ये अलग अलग कई अलग अलग इंस्टीट्यूशन के साथ मिलकर काम करेगी, ठीक है, जैसे कि नीति आयोग है, एम्स है, आईसीएमआर है, ठीक है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, डीपीआईआईटी है, एंड डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज है, ठीक है। तो इन 6 इंस्टीट्यूशंस के साथ मिलकर जो है ये नेशनल टास्क फोर्स फॉर ऑन मेडिकल ऑक्सीजन जो है ये इन 6 इंस्टीट्यूशन के साथ मिलकर काम करेगी। इसके बाद हम देखते हैं इसके फंक्शंस क्या हैं, ठीक है। अब हम इनके कार्य को देखेंगे कि आखिर इसके कार्य क्या हैं, ठीक है। तो जब भी ये क्वेश्चन अगर कोई आएगा तो हम पहले बताएंगे कि आखिर जो है नेशनल टास्क फोर्स है क्या और इसके फंक्शन क्या है, फिर हम उसके बताएंगे कि अगर ये इस तरीके से फंक्शन करेगी तो हमारी पब्लिक हेल्थ सर्विसेज जो है वो कैसे अच्छी हो सकती हैं, ठीक है। तो इसके अब हम यहाँ पर फंक्शंस के बारे में बात कर लेंगे। तो अगर हम इसके फंक्शंस कार्यों की बात करें तो यहाँ पे 12 पॉइंट टर्म्स ऑफ रेफरेंस की बात कही गई है। किसके लिए? नेशनल टास्क फोर्स फॉर मेडिकल ऑक्सीजन के लिए, फॉर एलोकेशन ऑफ मेडिकल ऑक्सीजन के लिए जो है 12 पॉइंट टर्म्स ऑफ रेफरेंस या फिर इसकी 12 जो है शर्तें दिए गए हैं, इनके 12 प्रकार से बताए गए हैं कि किस तरीके से काम करेंगे। तो अगर हम फर्स्ट से लेके अगर हम 5 पॉइंट्स देखें, ठीक है, जो पहले 5 पॉइंट्स हैं, पहले 5 पॉइंट किसके बारे में बात करते हैं? वो बात करते हैं कि किस तरीके से ऑक्सीजन की आपूर्ति होगी, किस तरीके से जितने भी स्टेट्स हैं या फिर जितने भी यूनियन टेरिटरीज है उनका जो मेडिकल ऑक्सीजन है उनको किस तरीके से जो ऑक्सीजन जो है वो आवंटित होगी, और उनके ऑडिट की भी बात की गई है, लेखा परीक्षा की भी बात की गई है कि किस पद्धति से जो है इसकी जो है ऑडिट की जाएगी। तो उसके लिए जो नेशनल टास्क फोर्स जो है उसके अंतर्गत ही जो है हर स्टेट में जो है सब कमेटी की बात कही गई है जो कि उस स्टेट का ऑडिट के लिए जिम्मेदार होंगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो है जो पहले 5 पॉइंट है वो सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन से जो है रिलेटेड है। इसके बाद अगर हम देखते हैं 6th पॉइंट जो है, ठीक है, 6th पॉइंट जो है वो क्या कहता है? वो कहता है कि आवश्यक दवाएं और जितनी भी मेडिसिन हैं, ड्रग्स एंड मेडिसिन हैं, उससे रिलेटेड है, ठीक है। तो जितनी भी आवश्यक दवाएं हैं उनकी आपूर्ति से रिलेटेड जो है वो 6th पॉइंट है। तो इसके बाद अगर हम उसके बाद, ठीक है, ये तो हो गए 6 पॉइंट, टोटल 12 है, तो बचे हुए 6 पॉइंट्स वो किसके बारे में बात करते हैं? वो उपचारी उपाय के बारे में बात करते हैं, रेमेडियल मेजर्स के बारे में बात करते हैं। मतलब कि जो प्रेजेंट में जो अभी की जो हेल्थ इमरजेंसी है, और अगर कोई ऐसी आने वाली जो हेल्थ इमरजेंसी अगर आगे आने वाले समय में आती है तो हम उसके लिए कैसे बेहतर तरीके से तैयार हो सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम कैसे अच्छी तरीके से प्रिपेयर हो सकते हैं, तो प्रिपेयर्डनेस की बात करता है। नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो टेक्नोलॉजी की बात करता है। टेक्नोलॉजी की बात करता है कि किस तरीके से जो है हम प्रौद्योगिकी की, हम किस तरीके से जो मॉडर्न तकनीक है उसका उपयोग करके हम किस तरीके से बेहतर जो है उसका ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, किसका? मैन पावर का, जितने भी डॉक्टर्स हैं, जितने भी नर्सेज हैं, तो उनका हम किस तरीके से तकनीकी जो मॉडर्न टेक्निक है उसको यूज़ करके हम किस तरीके से मैन पावर को और ज़्यादा बेहतर उनका यूज़ कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है? अवेलेबल
अवेलेबिलिटी ऑफ मेडिकल एंड पैरामेडिकल स्टाफ। ठीक है, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग के हमारे देश में जो है डॉक्टर्स और नर्सेस की बहुत ज़्यादा कमी है। ठीक है, तो उनके जो मेडिकल स्टाफ है, जो पैरामेडिकल स्टाफ है, जो डॉक्टर्स है, नर्सेस है, उन पर भी ध्यान केंद्रित किया जाएगा। ठीक है, कि उनकी ट्रेनिंग कैसी होनी चाहिए। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो कोविड है ये एक नोवेल वायरस है। ठीक है, नोवेल वायरस है, कोरोना जो है एक नोवेल वायरस है जिसके बारे में किसी को नहीं पता। ठीक है, तो ऐसी आने वाली, अगर ऐसी आगे आने वाले समय में कोई हेल्थ इमरजेंसी आती है, या फिर ये जो नया जो कोरोना वायरस है, इससे निपटने के लिए नर्सेस को, जैसा कि हम जानते हैं, उनको ट्रेनिंग दी गई थी किस तरीके से जो है पेशेंट की टेक केयर करना है, किस तरीके से उनके साथ रहना है, और ताकि जो है जो मेडिकल स्टाफ है, पैरामेडिकल स्टाफ है, वो अपना भी बचाव कर सके। तो उनकी ट्रेनिंग पर, ठीक है, और उनकी अवेलेबिलिटी पर भी ध्यान केंद्रित करेगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे अदर नेशनल कंसर्न्स। ठीक है, अगर कोई भी राष्ट्रीय कंसर्न है, नेशनल कंसर्न है, तो उसको भी एड्रेस करेगा। ठीक है, केवल मेडिकल ऑक्सीजन, दवाइयों तक, या फिर जो अवेलेबिलिटी ऑफ मेडिकल स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ तक ही सीमित नहीं है। अगर लेकिन कोई भी नेशनल कंसर्न है तो उसको भी एड्रेस करने के लिए नेशनल टास्क फोर्स जो है वो काम करेगा। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट ऑफ पेंडेमिक। जो महामारी है, जो अभी जो प्रेजेंट के हालात है, उसका प्रबंधन करने पर भी ये ध्यान केंद्रित करेगा, और जितने भी रिसर्च है, अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए भी ये काम करेगा। तो ये अगर हम देखें तो अगर इस तरीके से अगर जो नेशनल टास्क फोर्स के जो कार्य, जो फंक्शंस बताए गए हैं, इससे अगर इसको ये सही से इम्प्लीमेंट होता है, अगर सही से ये जो पूरी एक्सपर्ट बॉडी बनाई गई है, अगर ये सही से काम करती है, तो जाहिर सी बात है हमारे जो पब्लिक हेल्थ चैलेंजेस हैं उसको कहीं ना कहीं हमें कम करने में जो है वो बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। ठीक है, तो इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, इसके क्या क्या लाभ है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि साइंटिफिक एंड स्पेशलाइज्ड नॉलेज हमें मिलेगी, क्योंकि ये जो 12 लोगों की जो ग्रुप है, ठीक है, 12 लोगों, ये जो 12 मेंबर कमेटी है, ये क्या होंगे, ये एक रिनाउंड एक्सपर्ट्स होंगे जो कि डॉक्टरी की, या फिर हम कह सकते हैं कि जो मेडिकल के क्षेत्र से होंगे। तो ये जो एक्सपर्ट्स होंगे, ठीक है, ये जो एक्सपर्ट्स का पार्टिसिपेशन है, इनके साथ क्या होगा, इनके साथ एक वैज्ञानिक और विशिष्ट ज्ञान हमें मिलेगा, और जिसके द्वारा जो हमारी जो पब्लिक हेल्थ है उसको हम और ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, गो बियॉन्ड एड हॉक सॉल्यूशंस, तदर्थ समाधानों से हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि अभी क्या है, अभी अगर हमारे पास इन हैंड हमारी सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या थी सेकेंड वेव में, कि मेडिकल जो ऑक्सीजन है उसकी सप्लाई। ठीक है, तो ये केवल एक चीज़ इसी पर ध्यान केंद्रित नहीं कर रही, ये रिसर्च को भी प्रमोट कर रही है, ये हमारी जो मेडिकल पैरामेडिकल स्टाफ है उनकी ट्रेनिंग पर भी जो है यहाँ पे ध्यान केंद्रित कर रही है। इमरजेंसी में किस तरीके से हमें कार्य करना है, दवाएं किस तरीके से सप्लाई होंगी, दवाएं जो लोगों हैं, जो लोग हैं, उनको किस तरीके से आपूर्ति होगी, तो इन सभी चीज़ पे ध्यान केंद्रित कर रही है। तो ये जो एडहॉक सॉल्यूशंस है, इससे हम लोग बहुत ज़्यादा आगे बढ़ेंगे, और एक परमानेंट सॉल्यूशन, परमानेंटली जो हमारा हेल्थ केयर सिस्टम है उसको बेहतर बनाने में भी हमें मदद मिलेगी। नेक्स्ट इज ब्रॉड व्यू, एक व्यापक दृष्टिकोण हमें मिलेगा। ठीक है, क्योंकि जो है ये एक एक्सपर्ट बॉडी है, कई अलग अलग क्षेत्रों से जो है एक्सपर्ट्स का जो है यहाँ पे उनके मेंबर्स बनाए गए हैं, तो हमें एक ब्रॉड व्यू मिलेगा जो कि पैन इंडिया लेवल पे काम करेगा। ये किसी स्टेट या फिर किसी यूनियन टेरिटरी के लिए काम नहीं करेगा, ये पैन इंडिया लेवल पे काम करेगा, पूरे भारत के लिए काम करेगा। साइंटिफिक, रैशनल एंड इक्विटेबल एलोकेशन पे हमें जो है फोकस करेगा। वैज्ञानिक, तर्क संगत और न्याय संगत आवंटन पर ध्यान केंद्रित करेगा, क्योंकि ये जो एक्सपर्ट बॉडी है, ये जो है ये देखेगा कि कहाँ पे, किस राज्य में, किस क्षेत्र में कौन सी दवाओं की ज़्यादा ज़रूरत है, कहाँ पे मेडिकल ऑक्सीजन की ज़्यादा ज़रूरत है, कहाँ पर डॉक्टर्स और नर्सेस की ज़्यादा ज़रूरत है, और उसी तरीके से जो है एलोकेशन किया जाएगा। तो यहाँ पे एक साइंटिफिक तरीके से, तर्क संगत तरीके से और न्याय संगत तरीके से जो रिसोर्सेज है, हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, उनका आवंटन करने का भी यहाँ पर प्रावधान हमें मिलेगा।
इसके बाद हम देखते हैं कि आगे हम इस जो नेशनल टास्क फोर्स है, इससे हमें जो है वे फॉरवर्ड हम क्या देख सकते हैं। तो इन जो अगर जो नेशनल टास्क फोर्स जो अब बनाई गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो इसको ये प्रोएक्टिव होना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि हमारे पास कोई प्रॉब्लम आई है तो हम उसको एड्रेस करने के लिए हम ऐसी कोई भी टास्क फोर्स का गठन करें, ठीक है। तो हमें पहले से ही ऐसी इन सब चीज़ों के लिए जो है तैयार रहना चाहिए, ताकि जितनी भी लोगों की जो जान जाती है उसको बचाया जा सके। तो ये जो है प्रोएक्टिव होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट क्या है, एक्सपर्ट बॉडी होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट बॉडी होनी चाहिए, ठीक है। ये एक्सपर्ट, ठीक है, जो विशेषज्ञ हैं वो मेंबर्स होने चाहिए इस बॉडी के, और साथ साथ ये एक स्वतंत्र निकाय होना चाहिए। किसी भी तरीके से जो पॉलिटिकल हस्तक्षेप होता है, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होता है, वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि किसी राज्य सरकार या फिर केंद्र सरकार का इस बॉडी पे जो है कोई हस्तक्षेप है, किसी भी प्रकार का इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। एक इंडिपेंडेंट बॉडी होनी चाहिए जो कि सभी राज्यों और जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं, जितने भी यूनियन टेरिटरीज हैं, जितने भी स्टेट्स हैं, उनको एक नज़र से देखे और जहाँ पे जो जो प्रॉब्लम है उसको एड्रेस करने में तभी हमें मदद मिल सकेगी। इम्प्रूविंग हेल्थ केयर सिस्टम, स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार जो है इस पूरी बॉडी का जो है एक मेन एम होना चाहिए। किसी भी तरीके का पॉलिटिसाइजेशन नहीं होना चाहिए, किसी भी तरीके का जो है यहाँ पे बायसनेस नहीं होनी चाहिए, और सारा ध्यान किस पे केंद्रित होना चाहिए, ताकि जो है हमारा जो हेल्थ केयर सिस्टम है उसको हम और बेहतर बना सके, उसको हम और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकें, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो कि है पेपर नंबर 3 से, और क्वेश्चन है व्हाट इज एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी, ऑल्सो एन्यूमरेट इंपॉर्टेंस एंड इश्यूज इन्वॉल्व इन द यूज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर। कृषि जैव प्रौद्योगिकी क्या है, इसके अलावा कृषि में जैव प्रौद्योगिकी के उपयोग में शामिल महत्व और मुद्दों की भी गणना हमें करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम समझेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है, फिर हम समझेंगे कि एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है, फिर हम देखेंगे कि इसके एडवांटेजेस या फिर इसकी इम्पोर्टेंस क्या है एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, ठीक है। और इसके हम देखेंगे कि क्या क्या आखिर इसमें क्या क्या मुद्दे इन्वॉल्व हैं, क्या क्या इश्यूज इन्वॉल्व हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बायोटेक्नोलॉजी की बात करते हैं, ठीक है, तो बायो जैसे कि हमें नाम से ही पता चल रहा है, बायो, ठीक है, बायो का मतलब है कि बायोटिक फैक्टर्स, मतलब कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उससे कहीं ना कहीं रिलेटेड है, ठीक है। तो ये एक ऐसी तकनीक है, ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जिसमें कि जो जीवित जीव हैं, ठीक है, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनका यूज़ करके या फिर उनको पूरी तरीके से या फिर उनका कोई एक जीन या उनका कोई पार्ट यूज़ करके किसी भी प्रोडक्ट को या तो बेहतर बना सके या फिर हम कोई नया प्रोडक्ट को क्रिएट कर सकें, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मेन पॉइंट है कि हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करते हैं इस टेक्नोलॉजी में, जिससे कि हम किसी नए प्रोडक्ट को क्रिएट कर सकें या फिर जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट हैं उनको हम और ज़्यादा बेहतर कर सके, ठीक है। तो इसके बाद अगर हम देखें एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें साइंटिफिक तरीके से जो है हम प्लांट्स का जो जीनोम होता है, ठीक है, उसको बदलते हैं, ठीक है, पौधों के जीनोम को बदलने के लिए वैज्ञानिक तकनीक का उपयोग करते हैं, ठीक है। अब ये हम समझेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर जो है ये कोई भी एक नई पद्धति नहीं है, ये बहुत सालों से चली आ रही है। अगर हम बात करें, ठीक है, अगर हम बात करें जो फर्मेंटेशन होता है, ठीक है, जो फर्मेंटेशन होता है उसमें भी किसका यूज़ होता है, उसमें भी फंजाई का यूज़ होता है, ठीक है। तो या फिर जितने भी जो अल्कोहल ब्रूअरीज होती हैं तो वहाँ पे भी जो फर्मेंटेशन होता है, तो यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को कोई आज यूज़ नहीं कर रहे, ठीक है, ये बहुत सालों से जो है इसका यूज़ होता आ रहा है, लेकिन अब जो है इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान केंद्रित किया जा रहा है, इसमें और ज़्यादा रिसर्च की जा रही है। इसमें बहुत तरीके के टूल्स जो है, उपकरण जो है उसका यूज़ किया जाता है, बहुत तरीके से यूज़ होता है। इसके एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो इसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है वो आता है, मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक आता है, ठीक है, आणविक निदान होता है, उसके बाद हम वैक्सीन जो होता है इसमें टीके देखा जाता है, टिश्यू कल्चर की बात की जाती है, मॉडिफाइंग लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म मॉडिफाइड लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी बात की जाती है, या फिर किसी ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डेवलप किया जाता है
है जिसका कि यूज़ जो है पर्टिकुलर किसी एग्रीकल्चरल प्रोसेस के लिए किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी, जिसमें कि जो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का यूज़ करके जो है हम किसी प्लांट्स को जो है वो और बेहतर बना सकते हैं। उसके कई बार होता है कि हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करके क्या करते हैं, किसी प्लांट की जो न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है हम उसको और ज़्यादा बेहतर बना देते हैं। ठीक है, तो इसलिए अब हम यहाँ देखेंगे कि इसके एडवांटेजेस क्या हैं, इसके इम्पोर्टेंस क्या है एग्रीकल्चर के क्षेत्र में। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, ठीक है, तो ये क्या होता है, ये हाई यील्ड देता है, उच्च उपज होती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि जितने भी जो बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करके जो हमारे जो क्रॉप्स होते हैं उनकी यील्ड को बढ़ाया जा सकता है, उनकी उपज को जो है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है। तो ये जो हमारे जो बायो एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी को यूज़ करके जो हम जितने भी क्रॉप्स हैं उनकी जो यील्ड है, उसकी जो उपज है, उसको और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है। इंडिया जो है वो सेकेंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है वर्ल्ड में। ठीक है, और यहाँ पे रिसोर्सेज क्या है, जो लैंड रिसोर्सेज हैं वो बहुत ज़्यादा कम है, क्योंकि जो अगर हम इंडिया की बात करें तो वो सेवेंथ लार्जेस्ट जो है कंट्री है। और जिस तरीके से पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो अगर हम देखें तो जितने भी लैंड एरियाज थे, ठीक है, एग्रीकल्चरल लैंड एरियाज जो थे वो कहीं ना कहीं हमें घटते हुए नजर आ रहे हैं। और उनकी जगह पर क्या हो रहा है, वहाँ पर जो है घर बनाए जा रहे हैं, हाई राइजेस बिल्डिंग बनाई जा रही है, 14-14 मंजिल की जो है वहाँ पे बिल्डिंग खड़ी की जा रही है। तो जिससे कि जो हमारा एग्रीकल्चरल लैंड है वो कहीं ना कहीं जो है वो कम हो रहा है। तो जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि हमारी जो इतनी इंडिया की जो पॉपुलेशन, बड़ी पॉपुलेशन है, उसको फीड करने के लिए हमारे पास जो लिमिटेड लैंड रिसोर्सेज है, जो हमारे पास जो लिमिटेड रिसोर्सेज है, उसका हमें ऑप्टिमम यूटिलाइज करना होगा। तो बायो एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी को यूज़ करके जो हमारे जो क्रॉप्स हैं हम उसको क्या कर सकते हैं, उनकी यील्ड को, उनकी उपज को जो है वो और ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो नॉर्मल क्रॉप्स होते हैं उसमें क्या किया जाता है, उसमें एक या दो जीन किसी और क्रॉप्स का या एनिमल्स का या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का इंट्रोड्यूस किया जाता है, जिससे कि उनकी उपज जो है वो और ज़्यादा बेहतर हो जाती है। जो क्रॉप्स होते हैं उसको उसके साइज़ को भी एनलार्ज कर दिया जाता है, उनकी जो यील्ड है, उनकी जो उपज है, उसको भी बढ़ा दिया जाता है, जिससे कि जो है जो हमारे जो क्रॉप्स हैं उसकी जो उपज है वो और ज़्यादा बेहतर हो सके। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट बात करेंगे न्यूट्रिशनल फोर्टिफिकेशन की, पोषाहार सुदृढ़ीकरण की। ठीक है, कई बार क्या होता है, जो हमारे जो नॉर्मल क्रॉप्स हैं, जो पल्सेस हैं या फिर जो आलू है, उसको और ज़्यादा न्यूट्रिशनल बनाने के लिए उनमें भी कई बार जो है जीन्स को ऐड कर दिया जाता है। जैसे कि जितने भी प्रोटीन्स हैं, लेग्यूम्स हैं, उनमें अगर अमीनो एसिड को बढ़ाना है तो वहाँ पे जो है उनमें जीन ऐड कर दिया जाता है। पोटैटो के लिए, ठीक है, पोटैटो में अगर स्टार्च की मात्रा बढ़ानी है तो उसको भी हम बायोटेक्नोलॉजी, जो बायो एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी है, उससे हम कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर हम देखें जो चावल है, ठीक है, जो गोल्डन राइस होता है, गोल्डन राइस में क्या होता है, गोल्डन राइस में जो है वो किस में रिच होता है, वो विटामिन ए में बहुत ज़्यादा जो है रिच होता है। तो हम ये क्या कर रहे हैं, जो हमारे जो नॉर्मल क्रॉप्स हैं उनके हम न्यूट्रिशन को और ज़्यादा बढ़ा रहे हैं, उनके जो पोषक तत्व हैं उनको हम और ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। इसी तरीके से हम जानते हैं जो असम में, ठीक है, असम में किसी रेड राइस की जो है वहाँ पे जो रेड राइस है उसको उगाया जा रहा है, जिसको क्या कहते हैं, जिसको कहा जाता है बाओ धान। ठीक है, ये लाल कलर का राइस होता है, लाल कलर का चावल होता है, धान होता है। क्यों ये लाल कलर का होता है, क्योंकि इसमें आयरन की मात्रा, ठीक है, लोहा की मात्रा जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इंडिया की 50% जो फीमेल पॉपुलेशन है उनमें खून की कमी होती है, ठीक है, वो एनेमिक हैं। तो अगर हम उनको इस तरीके से, अगर हम उनको चावल देंगे, लाल राइस देंगे या फिर और जो न्यूट्रिशनल वैल्यू के फूड देंगे, ठीक है, हायर न्यूट्रिशनल वैल्यू फूड देंगे, तो हमारे जो इंडिया में जो
जो अगर हम कहते हैं जो हिडन हंगर है, कहीं ना कहीं हमें उसे एड्रेस करने में मदद मिलेगी। इंडिया में जैसे कि हम लोग जानते हैं जो वेस्टेड चाइल्ड जो है वो बहुत ज़्यादा है, जो स्टंटेड चाइल्ड की जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है। करीब 50% जो स्टंटेड बच्चों की जो जनसंख्या है वो इंडिया में ही है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इनकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू अगर हम इनके खाने से पूरी करें तो क्या होगा, तो जो है यहाँ पे स्टंटेड पॉपुलेशन जो वेस्टेड पॉपुलेशन है उनको भी हमें कम करने में मदद मिलेगी। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम जो है पोषक तत्व को ऐड कर सकते हैं नॉर्मल क्रॉप्स के अंदर। ठीक है, उनमें कुछ जीन्स डाल दिए जाते हैं जिससे कि उनके जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है उसको बढ़ा दिया जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो वो है हेल्प डीलिंग विद एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस। ठीक है, जो बहुत सारे जो जितने भी ये जो जेनेटिकली मॉडिफाइड जो क्रॉप्स होते हैं, ठीक है, इनको ड्रॉट रेजिस्टेंट बनाया जाता है कि सूखा पड़े, फ्लड आए तो इन क्रॉप्स पे जो है कोई भी ज़्यादा जो है असर नहीं पड़ता है, ये अफेक्ट नहीं होते हैं और ये जो है उतनी ही यील्ड अपनी देते हैं। तो इस तरीके से जो है एक्सट्रीम क्लाइमेट कंडीशन है ये जो या जो जलवायु परिस्थितियां हैं इनसे भी लड़ने में ये जो क्रॉप्स होते हैं ये सक्षम होते हैं। क्रॉप प्रोटेक्शन, फसल की सुरक्षा करते हैं। ठीक है, जैसा कि जाना जाता है कि जितने भी बीटी क्रॉप्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो पेस्ट रेजिस्टेंट होते हैं। तो यहाँ पर क्या है, उन क्रॉप्स की प्रोटेक्शन हो रही है, उनमें इस तरीके से जो जीन्स डाले जाते हैं बीटी क्रॉप्स में जिससे कि जो है वो उनमें पेस्ट जो है उनका कोई भी असर नहीं पड़ता है पेस्ट का। तो इससे क्या हो रहा है, इससे क्रॉप की प्रोटेक्शन हो रही है ताकि जो है फसल जो है, जो किसानों की जो फसल है वो खराब ना हो। नेक्स्ट इज बेटर टेस्ट एंड लॉन्ग शेल्फ लाइफ। इसलिए इसी तरीके से जीन्स को ऐड करके इनकी जो टेस्ट है, इनका जो स्वाद है उसको भी और बेहतर बनाया जा सकता है। उनको इस तरीके से इनको इस तरीके से मॉडिफाई किया जा सकता है जिससे कि उनकी शेल्फ लाइफ जो उनके की जल्दी से वो सड़े नहीं। ठीक है, तो उनकी शेल्फ लाइफ को जो है वो भी बढ़ाया जा सकता है जिससे कि जो ट्रांसपोर्टेशन में, ठीक है, जब पोस्ट हार्वेस्ट जब ट्रांसपोर्ट किया जाता है तो उसमें हम लोग देखते हैं कि बहुत सारा जो क्रॉप्स है जो या फिर जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स है जो कि पेरिशेबल आइटम्स होता है, सड़ने वाला आइटम होता है, वो जो होता है वो ख़राब हो जाता है, तो जिससे कि बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो इसको बचाने के लिए, ठीक है, उनकी जो शेल्फ लाइफ है या उनकी लाइफ को बढ़ाने के लिए भी उनको लाइफ को बढ़ाने के लिए भी हम लोग ये इन क्रॉप्स को जो है मॉडिफाई कर सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन इनपुट्स। ठीक है, इनपुट पर कम निर्भरता है क्योंकि ये जो है जितने भी जो क्रॉप्स हैं इनमें जो है यहाँ पे फर्टिलाइजर्स की ज़रूरत नहीं होती, ये पेस्ट रेजिस्टेंट होते हैं। तो ये यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इंसेक्ट्स उन पे नहीं आते हैं। तो यहाँ पे क्या है, कहीं ना कहीं जो फार्मर्स की जो इनपुट कॉस्ट है, ठीक है, जो फर्टिलाइज़र पे या फिर जो वीड्स जो खरपतवार को हटाने के लिए जो डाला जाता है खेतों में, तो उन सब की जो इनपुट कॉस्ट है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कम हो रही है। तो उनकी जो डिपेंडेंस है वो भी बहुत ज़्यादा कम होती है। इसके बाद वेलफेयर ऑफ इंडियन फार्मर्स, भारतीय किसानों का कल्याण होता है क्योंकि उनको हाई यील्ड मिल रही है तो उनको पैसे अच्छे मिलेंगे। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे उनकी इनपुट कॉस्ट जो है वो कम हो रही है तो वहाँ से उनके पैसे बचेंगे, उनकी यील्ड ज़्यादा हो रही है तो उनको ज़्यादा पैसे मिलेंगे। न्यूट्रिशनल वैल्यू के क्रॉप्स जब उगाएंगे तो उनको उसके भी पैसे ज़्यादा अच्छे मिलेंगे। तो उससे क्या होगा, जो हमारे इंडियन फार्मर्स हैं, जो भारतीय किसान हैं, उनका भी कल्याण करने में हमें मदद मिलेगी। और ये तो हो गई केवल एग्रीकल्चर क्षेत्र की बात। इसके बाद अगर हम देखें तो अगर यहाँ पे आजकल जो क्लोनिंग का कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, क्लोनिंग के कॉन्सेप्ट से क्या हो रहा है, नए नए तरीके के जो है बफेलोज भैंसों को बनाया जा रहा है जो कि जिनके की जो मिल्क प्रोडक्शन कैपेसिटी जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो जो मिल्क की जो हाई यील्ड होती है वो हमें मिलती है। गोट्स जो होता है उनकी क्लोनिंग की जा रही है। तो ये सभी कुछ क्या है, ये सभी कुछ जो है ये बायो एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी के अंतर्गत ही आता है।
इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर बहुत सारे इश्यूज, जो बहुत सारे मुद्दे भी इन्वॉल्व हैं। ऐसा नहीं है कि ये सब कुछ, अगर हम कोई भी टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं तो सब कुछ अच्छा अच्छा है। इसके साथ बहुत सारे जो है इश्यूज इन्वॉल्व हैं, बहुत सारे मुद्दे भी आते हैं जिन पर कि हमें विचार करना होगा। सबसे पहले है एलर्जीज एंड टॉक्सिन्स, ठीक है, एलर्जी और विषाक्त। ये इनमें जब जो हमारे जो नॉर्मल क्रॉप्स होते हैं उनमें हम लोग बहुत सारे जो है जीन्स को ऐड करते हैं, तो ये जो है ये कई बार जो है किसी या तो ह्यूमन पे या फिर किसी और स्पीशी के लिए ये एलर्जिक भी होते हैं, या फिर उनके लिए टॉक्सिक भी हो सकते हैं, उनके लिए विषाक्त भी हो सकते हैं, ठीक है। जो अभी तक जो हम लोग फूड कंज्यूम कर रहे थे वो तो हम लोग के लिए सेफ था, लेकिन अब जब उसको जब थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया गया तो हो सकता है उससे जो है लोगों को एलर्जी हो जाए, या फिर ये उनके लिए जो है हार्मफुल हो सकते हैं। नेक्स्ट, हार्मफुल फॉर वेरियस स्पीशीज, ठीक है, विभिन्न प्रजातियों के लिए हानिकारक है, ठीक है। हो सकता है कि ये जो नया जो मॉडिफाइड क्रॉप बनाया गया है ये ह्यूमन कंजम्पशन के लिए सेफ है, लेकिन और जो कीट पतंगे होती हैं हो सकता है, या फिर अदर स्पीशी है, उनके लिए हो सकता है ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो। सुपर वीड्स, ठीक है, सुपर वीड से क्या होता है? सुपर वीड्स होता है कि जो हमारे जो क्रॉप्स होते हैं और जो खेत में जो खरपतवार होते हैं, वीड्स होते हैं, हो सकता है कि पॉलिनेशन के थ्रू, और ठीक है, पॉलिनेशन के थ्रू जो है एक सुपर वीड जो है वो बन जाए। सुपर वीड को कंट्रोल करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, तो सुपर वीड सुपर वीड जैसी अगर हमारी कोई स्थिति उत्पन्न होती है तो उसको कंट्रोल करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो ऐसे बहुत सारे जो हैं कई प्रकार के जो मुद्दे हैं यहाँ पर आते हैं। इसी तरीके से अगर जो जेनेटिकली मॉडिफाइड, अगर हमने कोई भैंस बनाया है, बफेलो बनाया है, और वो जो नॉर्मल भैंस के साथ या नॉर्मल बफेलो के साथ अगर मेट करती है तो वहाँ पे भी जो है वो प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस तरीके से कई सारी जो प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पे इस बायो एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी के साथ ये जुड़ी हुई हैं। इंसेक्टिसाइड रेजिस्टेंस, कीटनाशक प्रतिरोधक होते हैं ये जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स बनाए जाते हैं। तो इससे क्या हो रहा है, जो अभी तक जो इंसेक्ट्स थे वो जो अभी तक क्रॉप पर निर्भर थे, ठीक है, क्रॉप पर निर्भर थे, अब वो उस पर नहीं आएंगे, तो कहीं ना कहीं वो जो इंसेक्ट्स है उनका इकोलॉजी, उनका इन्वायरमेंट में जो रोल था वो पूरा नहीं हो पाएगा। तो कहीं ना कहीं हमारा जो इकोसिस्टम है वो कहीं ना कहीं पूरा डिस्टर्ब हो रहा है। नेक्स्ट इज सिंगल यूज्ड सीड्स, एकल प्रयुक्त बीज होता है, ठीक है। इनके जो बीज होते हैं, जो इनके जो सीड्स होते हैं वो केवल एक बार ही यूज़ कर सकते हैं। अभी तक क्या करता है किसान, जो उनके जो ऑलरेडी जो क्रॉप्स हैं, जो ऑलरेडी जो उपज है उसी में से वो बीज बचा के रख लेते हैं, लेकिन अब क्या है, अब यहाँ पर क्या है कि वो जो बीज है वो केवल एक ही बार यूज़ होंगे, तो हर बार जो किसान की जो इनपुट कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। और जो बायोटेक्नोलॉजी जो पूरी एग्रीकल्चर में है, ये इसमें जो मैन पावर है, ठीक है, जब टेक्नोलॉजी है उसके लिए अगर कोई नई टेक्नोलॉजी, कोई नई तरीके का अगर प्रोडक्ट बाजार में आ रहा है तो उसकी अगर किसान को नॉलेज नहीं है तो वो उसकी देखभाल किस तरीके से करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी एक मुद्दा उभर के आता है कि लैक ऑफ मैन पावर भी इसमें जो है यहाँ पर इसमें अगर हम एक पॉइंट और जोड़ सकते हैं कि लैक ऑफ मैन पावर की भी यहाँ पे जो है प्रॉब्लम देखने को हमें मिल सकती है। फिर नेक्स्ट अगर हम बात करें, इसमें एक और पॉइंट एडेड नहीं है, उसको भी आप लोग नोट कर लीजिए कि यहाँ पर जो है कुछ ही ऐसी बड़ी कंपनियां हैं जो कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स जो हैं या फिर सीड्स जो हैं वो बनाती है, तो उनकी एक मोनोपोली, उनका एक पूरा जो है एक ग्रुप बन जाता है, तो जिससे कि वो जो सीड्स के दाम जो है तो वो जो है अपनी मन मर्जी से जो है वो डिसाइड करते हैं। तो यहाँ पर ना बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है वो इन्वॉल्व हैं। इसके बाद अगर हम देखें तो ह्यूमन हेल्थ, मानव स्वास्थ्य पे जो है यहाँ पर अभी बहुत ज़्यादा ये जो पूरा जो बायोटेक्नोलॉजी है एग्रीकल्चर क्षेत्र में, ये बहुत ही ज़्यादा नया अगर हम कहें तो है, क्योंकि यहाँ पर अभी हमें पता ही नहीं है। अगर हम देखें तो कोई ऐसा जैसे ब्रीटी ब्रिंजल है उसको जो है अभी परमिट ही नहीं किया गया है। जितने भी जो ऐसे जो जेनेटिकली मॉडिफाइड जो क्रॉप्स हैं उनमें बहुत ही कम को जो है इन परमिशन दी गई है, केवल जो बीटी कॉटन है केवल उसी को परमिट किया गया है, क्योंकि वो भी ह्यूमन कंजम्पशन के लिए नहीं होता है। तो यहाँ पे ह्यूमन हेल्थ पे आगे आने वाले समय में, या फिर अगर आज हम परमिट करते भी हैं तो आगे आने वाले समय में 10 साल 20 साल या 30 साल में ह्यूमन हेल्थ पे क्या फ़र्क पड़ेगा इन क्रॉप्स का, ये जो है इस पर रिसर्च होनी अभी
बहुत ज़्यादा जो है वो बाकी है। तो ह्यूमन हेल्थ जो है उसको अगर हम फोरमोस्ट इम्पॉर्टेंट अगर माने, तो अभी उस क्षेत्र में जो है बहुत ज़्यादा रिसर्च नहीं हुई है। इसके बाद अगर हम देखें तो अगर हाई यील्ड बहुत ज़्यादा हो, ठीक है, अगर उपज बहुत ज़्यादा होगी क्रॉप्स की, अगर क्रॉप्स की हाई यील्ड होगी तो यहाँ पे क्या होगा, बाज़ार में जो है क्रॉप्स बहुत ज़्यादा आएंगे, तो उसकी वजह से जो है क्रॉप्स जो है उनका जब इतनी खपत नहीं है तो वो जो क्रॉप्स हैं वो सड़ेंगे भी। तो इस तरीके से बहुत सारे जो है मुद्दे इसमें इन्वॉल्व हैं। तो यहाँ पर हमें करना क्या है, बायोटेक्नोलॉजी जो है यहाँ पे अगर हम एग्रीकल्चर के अगर हम इसके लाभ देखें तो वो बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। जैसे कि हम जितने भी क्रॉप्स हैं उनको जो है हम न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ा सकते हैं, उनकी हाई यील्ड कर सकते हैं, उपज अच्छी कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ भी जो है यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है मुद्दे जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं। तो हमें जो है यहाँ पर किसानों को जो है समझाना होगा कि किस तरीके से जो है जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स है उनको किस तरीके से उगाना है, कितना उगाना है, उनकी कैसे देखभाल करनी है, ठीक है। इसके बाद अगर हम एक और एडवांटेज अगर देखें हम इसका बायो एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी का, तो इसमें क्या है, बहुत सारे हैजार्डस सब्सटेंसेस होते हैं हमारे जो नॉर्मल फूड होते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें न्यूरोटॉक्सिन, ठीक है, न्यूरोटॉक्सिन किस में पाया जाता है, न्यूरोटॉक्सिन पाया जाता है केसर दाल में, ठीक है। केसर दाल में जो है न्यूरोटॉक्सिन कई तरीके का पाया जाता है। एफ्लाटॉक्सिन जो है ये उसमें ग्राउंड नट मतलब कि मूंगफली में पाया जाता है। तो लेकिन हम जेनेटिकली मॉडिफाई करके उनमें हम कुछ जीन्स को ऐड करके, ठीक है, हम इनके जो बुरे प्रभाव हैं हम इसको जो है वो मिटा सकते हैं। तो बहुत सारे इसके एडवांटेजेस भी हैं। और सबसे बड़ा एडवांटेज ये है, ठीक है, कि जो पूरा इंडियन एग्रीकल्चर है इसको पूरी तरीके से ये क्या कर रहा है, ये रिवॉल्यूशनाइज कर रहा है। और जैसे कि हम देखते हैं जो ग्रीन रिवॉल्यूशन था वो कुछ किसानों तक सीमित था, वो कुछ क्षेत्र तक सीमित था। लेकिन ये जो बायो एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी है, ये स्मॉल फार्मर्स हो या बिग फार्मर्स हो, उनको एक ही तरीके से जो है वो फ़ायदा पहुंचाएगा। क्योंकि अगर वो सीड यूज़ करते हैं तो क्या होगा, उनकी उपज अच्छी से अच्छी होगी ही। अगर वो सीड यूज़ करते हैं तो उनके जो क्रॉप है उनके न्यूट्रिशनल वैल्यू जो है वो अच्छी होगी ही। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन की तरह ये केवल कुछ फार्मर्स को बेनिफिट नहीं करेगा, ये स्मॉल फार्मर्स हो या फिर लार्ज फार्मर्स हो, उन सबको एक समान बेनिफिट करेगा। और ये बहुत ज़्यादा हम कह सकते हैं कि इको फ्रेंडली भी होता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे जो कि है पेपर नंबर 4 से। और क्वेश्चन है डिफाइन एटीट्यूड, ऑल्सो डिस्कस हाउ एटीट्यूड्स आर फॉर्म्ड। अभिवृत्ति को परिभाषित कीजिए, इसके अलावा चर्चा करें कि अभिवृत्ति कैसे बनते हैं, ठीक है। तो एटीट्यूड होता क्या है, पहले हम इस पे बात करेंगे। तो एटीट्यूड होता है कि हमारा किसी भी चीज़ को हम उसको किस तरीके से इवैल्यूएट करते हैं, उसके बारे में हम क्या फील करते हैं या फिर हम उसके बारे में क्या सोचते हैं, ठीक है। किसी चीज़ के बारे में क्या हमारी फीलिंग्स हैं, क्या हमारे थॉट्स हैं, वो क्या दिखाता है, वो होता है वो एटीट्यूड या फिर हम कह सकते हैं मनोवृत्ति। एक निश्चित तरीके से चीज़ों का मूल्यांकन करने की सीखी हुई प्रवृत्ति को क्या कहते हैं, हम एटीट्यूड या मनोवृत्ति कहते हैं। तो हम किसी भी पर्सन, ठीक है, किसी भी व्यक्ति, किसी भी इशू, ठीक है, कोई भी व्यक्ति हो गया, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई बिजनेसमैन है, ठीक है, हम उस बिजनेसमैन के बारे में क्या सोचते हैं। कोई भी मुद्दा हो गया, ठीक है, मुद्दा अगर हम बात करें तो आर्टिकल 377 के बारे में हम क्या सोचते हैं, किसी भी स्थान के बारे में हम क्या महसूस करते हैं, किसी भी चीज़ के बारे में हम क्या सोचते हैं या फिर किसी घटना के बारे में हम क्या महसूस करते हैं, ये हमारा जो है वो एटीट्यूड होता है, ठीक है। तो ये जो एटीट्यूड होता है ये बहुत ही ज़्यादा जो है पर्सनल हम कह सकते हैं कि पर्सनल हो सकता है मेरे लिए वो कोई पर्सन ए है, मैं हो सकता है कि मैं उसे बहुत ज़्यादा लाइक करती हूँ, लेकिन उसी पर्सन ए को आप हो सकता है जो है लाइक नहीं करते हैं। तो ये क्या हो गया, ये हमारा एटीट्यूड हो गया उस पर्सन के तरफ। तो ये बहुत ज़्यादा जो है वो पर्सनल होता है, ठीक है।
तो इसके लिए इसलिए हम ये हम कह सकते हैं कि किसी भी उद्दीपन के लिए या फिर किसी भी स्टिमुलस के प्रति, ठीक है, हमारा जो है फेवर हो सकता है या फिर डिसफेवर हो सकता है, या तो हम उसका पक्षपात कर सकते हैं या हम इसका विरोध कर सकते हैं, ठीक है। तो एटीट्यूड जो होता है ये केवल ये जो है ये तीनों ही तरीके से हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और ये न्यूट्रल भी हो सकता है, कि हमें फ़र्क ही नहीं पड़ता कि वो सामने वाला इंसान जो है वो कैसा है, ठीक है। तो हो सकता एक पर्सन है जो उसे पता चलता है कि हाँ वो उसका बहुत अच्छा दोस्त है, दूसरा पर्सन है वो उसी पर्सन का दुश्मन है, लेकिन तीसरा कोई और बंदा है उसे पता है, उसे फ़र्क ही नहीं पड़ता कि वो किस तरीके का इंसान है, तो उसका एटीट्यूड क्या हो गया, वो हो गया न्यूट्रल, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे कि इट कैन बी बोथ एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट। ये एक्सप्लिसिट भी हो सकता है और इम्प्लिसिट भी हो सकता है। एक्सप्लिसिट होता है जब हम अपने बिहेवियर में उसको शो करने लगते हैं, हम उसे दिखाते हैं, ठीक है, तो वो क्या होता है, वो होता है एक्सप्लिसिट, ठीक है। तो हम उसे जब दिखाते हैं, जब हम उस बहुत ज़्यादा स्पष्ट होते हैं अपने एटीट्यूड को लेके, तो वो क्या होता है, वो एक्सप्लिसिट होता है, लेकिन हम उसको दिखाते नहीं हैं समटाइम्स, ठीक है, तो वो क्या होता है, वो इम्प्लिसिट होता है। तो जैसे कि अगर हमसे कोई पूछे, ठीक है, अगर हमसे कोई पूछे कि आपका डाउरी सिस्टम के बारे में क्या ख्याल है, ठीक है, तो अगर आप बहुत ही ज़्यादा जो है एक्सप्लिसिट हैं अपने विचारों को लेकर, तो वो क्या है, वो आप अपने विचारों को बहुत अच्छे से व्यक्त करते हैं, तो वो हो गया एक्सप्लिसिट एटीट्यूड। लेकिन आप जो है उसके बारे में अगर आप खामोश रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में है, तो वो क्या है, वो आपका इम्प्लिसिट एटीट्यूड है। तो जो एटीट्यूड होता है इसके तीन कंपोनेंट्स होते हैं, इसके तीन घटक होते हैं, अफेक्ट, बिहेवियर एंड कॉग्निटिव। तो जो एफ तो इसको कहते हैं ABC कंपोनेंट ऑफ एटीट्यूड, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम अफेक्ट की बात करें, अफेक्ट क्या होता है, मतलब कि हमारी फीलिंग से जुड़ा होता है, हमारे भाव से जुड़ा होता है कि हम किसी के बारे में क्या सोचते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं सांप का, ठीक है, अगर आप स्नेक है तो स्नेक के बारे में आप क्या सोचते हैं, तो आपको पता है कि स्नेक क्या है, स्नेक से आप डरते हैं, वो एक पॉइजनस होता है, उससे आपको डर लगता है, ठीक है। तो ये आप क्या है, ये आपकी फीलिंग है, मतलब पॉइजनस भी उसमें नहीं आएगा, उसमें आएगा कि आपको डर लगता है स्नेक से, ये आपकी फीलिंग है जब भी आप स्नेक को देखते हो। बिहेवियर, ठीक है, बिहेवियरल कंपोनेंट क्या होगा इसका, कि अगर आपने सांप देखा तो आप क्या करेंगे, आप वहां से भाग जाएंगे, आप किस तरीके से व्यवहार करते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये आपका बिहेवियरल कंपोनेंट हो गया। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है कॉग्निटिव या फिर संज्ञानात्मक कंपोनेंट। तो उसलिए आपको इसमें ये कॉग्निटिव प्रोसेस जो होता है ये एक हाई मेंटल प्रोसेस होते हैं, जिसमें आप रीज़न देते हैं किसी चीज़ को, किसी के बारे में सोचते हैं, थिंकिंग है, प्लानिंग है, रीजनिंग है, ये सब क्या होते हैं, ये सब कॉग्निटिव प्रोसेसेस होते हैं जो कि हाई लेवल थिंकिंग प्रोसेस होते हैं, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, आप सांप को जो है समझते हैं कि ये पॉइजनस है, इसलिए आप उससे डरते हैं, या आपके पास्ट में किसी पास्ट का एक्सपीरियंस है कि सांप ने किसी को काटा था और वो व्यक्ति जो है उसकी मृत्यु हो गई थी, तो इस वजह से जो जब आप उसको रीजन करते हैं, तो वो कंपोनेंट क्या हो गया, वो कंपोनेंट हो गया कॉग्निटिव कंपोनेंट या फिर संज्ञानात्मक कंपोनेंट, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे कि एटीट्यूड्स जो है वो बनते कैसे हैं, हाउ एटीट्यूड्स आर फॉर्म्ड, ठीक है। तो एटीट्यूड्स जो है वो तीन तरीके से बनते हैं। पहला क्या है, लर्निंग से, ठीक है, अधिगम के द्वारा बनाए जाते हैं। दूसरा है कॉग्निटिव डिसोनेंस, संज्ञानात्मक मतभेद होता है। और तीसरा होता है अनुनय या फिर परसुएशन, एक्सक्यूज मी। तो अगर हम लर्निंग में बात करें तो लर्निंग में सबसे पहला क्या है, क्लासिकल कंडीशनिंग या फिर हम कह सकते हैं अनुबंधन सिद्धांत, ठीक है। ये क्या होता है, इसको हम अगर दूसरे शब्दों में कहें तो इसको हम कहते हैं लर्निंग बाय एसोसिएशन, ठीक है। ये लर्निंग बाय एसोसिएशन है, क्योंकि हम इसमें क्या करते हैं, जितने भी उद्दीपन होते जो हैं, दो उद्दीपन होते हैं, सपोज करिए दो उद्दीपन है जो हैं स्टिमुलस हैं, उनको हम आपस में पेयर करते हैं, उनमें हम एक एसोसिएशन बनाते हैं, जिससे कि क्या होता है, जिससे हमारा जो है एटीट्यूड जो है वो डेवलप होता है। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, अगर आपको पता है कि, ठीक है, अगर आपको पता है कि जब भी
जब भी काले बादल होते हैं तो बारिश होती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, काले बादल आए और बारिश हुई, तो यहाँ पे क्या है, ये एक एसोसिएट हो रही है चीज़, ठीक है, दोनों का पेयर अप हो रहा है। तो यहाँ पर जो है ये इस तरीके से जो है हम चीज़ों को सीख जाते हैं। इसी तरीके से अगर हम एटीट्यूड फॉर्मेशन की बात करें तो उसका एग्जाम्पल भी यहाँ पर मैं बताती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम देखें कि सपोज़ करिए यहाँ पे अगर कोई भी व्यक्ति आता है, ठीक है, तो उसके व्यक्ति के आने के बाद, ठीक है, पहले तो व्यक्ति आया, तो ये क्या है, ये एक न्यूट्रल स्टिमुलस है कि वो व्यक्ति आया, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, न्यूट्रल स्टिमुलस है। लेकिन क्या हुआ, वो आदमी आया या व्यक्ति आया, उसके बाद थोड़ी देर बाद ही वहाँ पर लड़ाई झगड़ा होने लगा, ठीक है। एक बार हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार हुआ कि वो व्यक्ति आता है और लड़ाई झगड़ा होने लगता है। तो यहाँ क्या हो रहा है कि उस व्यक्ति और लड़ाई झगड़े से आप जो है दोनों को क्या कर लेंगे, पेयर अप कर लेंगे। तो जब भी आप उस व्यक्ति को देखेंगे आप क्या सोचेंगे कि वहाँ पे जो है अब लड़ाई झगड़ा होगा। तो इस तरीके से जो आपका एटीट्यूड है उस पर्सन की तरफ जो है वो डेवलप हो जाएगा। तो ये जो क्लासिकल कंडीशनिंग है, यहाँ पे एसोसिएशन जो है, दो चीज़ को जो है एक एसोसिएट कर दिया जाता है कि अगर एक चीज़ कॉज है तो इफेक्ट ज़रूर ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एसोसिएशन हो जाता है। तो इसी तरीके से जो है हम एटीट्यूड को भी है, जो एटीट्यूड जो है वो फॉर्म कर सकते हैं कि अगर वो आदमी आया और यहाँ पे लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो हमारा एटीट्यूड क्या होगा उस व्यक्ति की तरफ, हमारा कहीं ना कहीं जो है नेगेटिव एटीट्यूड जो है वो डेवलप हो जाएगा उस व्यक्ति के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे ऑपरेंट और इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग या फिर हम कह सकते हैं प्रसूत अनुबंधन, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें होता है कि हाँ इसमें ये किस पे काम करता है, ये काम करता है रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट पे काम करता है, ठीक है, रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट पे काम करता है। आपको किसी भी कार्य के लिए अगर आपको रिवॉर्ड दिया जाए तो तो जाहिर सी बात है कि आप उस कार्य को फ्यूचर में भी काम करोगे, ठीक है। लेकिन अगर आप किसी कार्य के लिए पनिशमेंट दी जाए, आपने कुछ काम किया, आपको उसके लिए पनिशमेंट दी गई, तो जाहिर सी बात है आप उसका कार्य नहीं करोगे। इसी तरीके से, ठीक है, इसी तरीके से हमारे एटीट्यूड भी डेवलप होते हैं। हमारे वो एटीट्यूड जिसकी वजह से हमें रिवॉर्ड मिलता है, तो हम उसको क्या कहते हैं, हम उसको ज़्यादा जल्दी जो है वो डेवलप कर देते हैं या फिर वो ज़्यादा जल्दी जो है वो फॉर्म हो जाते हैं। लेकिन अगर किसी चीज़ के लिए, ठीक है, हमें अगर पनिशमेंट मिल रही है तो वो हमारा जो है वो चीज़ डेवलप नहीं हो पाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है, अगर एक छोटा बच्चा है, ठीक है, छोटा बच्चा है, अगर उसके घर कोई आता है और उसको कुछ चीज़ें देके जाता है, ठीक है, अगर उसे कुछ रिवॉर्ड देके जाता है तो उसके प्रति, उस इंसान के प्रति क्या होगा, उसका एक फेवरेबल एटीट्यूड जो है वो डेवलप हो जाएगा। तो इस तरीके से भी जो एटीट्यूड जो होता है, जहाँ रिवॉर्ड हमें मिलता है वहाँ पे हमारा जो है फेवरेबल या फिर पॉजिटिव एटीट्यूड जो है वो डेवलप हो जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो ऑब्जर्वेशनल लर्निंग की, प्रेक्षणात्मक अधिगम की बात करेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि हम दूसरों को ऑब्जर्व करते हैं कि वो किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, हम भी उसी तरीके से बिहेव करने लगते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक स्टडी की गई थी कि जब भी एक माँ जो थी वो किसी एफ्रो अमेरिकन को देखती थी तो क्या करती थी, वो जो है माथा सिकोड़ती थी अपना, ठीक है। तो जो छोटा बच्चा था उसने बहुत बात जो है ये ऑब्जर्व की चीज़ें, और बाद में देखा गया वो जो छोटा बच्चा जब बड़ा होता है तो उसका जो एटीट्यूड होता है एफ्रो अमेरिकन की तरफ जो है वो नेगेटिव होता है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कहीं ना कहीं जो है हम ऑब्जर्व कर रहे हैं अपने हम कह सकते हैं मेंटर को ऑब्जर्व कर रहे हैं, या फिर हम अपने मॉडल को ऑब्जर्व कर रहे हैं, अपने स्कूल टीचर को, अपने पेरेंट्स को, किसी को भी ऑब्जर्व जब हम करते हैं, उनका एटीट्यूड जिस तरीके का होता है किसी भी इवेंट के लिए, किसी भी पर्सन के लिए, उसी तरीके का हमारा भी जो है एटीट्यूड डेवलप हो जाता है। बहुत ही छोटी सी बात है, लाइक अगर 2-3 फ्रेंड्स हैं, अगर आपका कोई फ्रेंड आपको बोलता है कि वो पर्सन अच्छा नहीं है, आप उससे मिले भी नहीं हैं, ठीक है, तब भी आप क्या करेंगे, एटीट्यूड आपका भी नेगेटिव ही हो जाएगा। या फिर वो कहता है कि वो पर्सन बहुत अच्छा है, तो आपका एटीट्यूड जो है वो ऑटोमेटिकली जो है उस पर्सन के लिए जो है पॉजिटिव होगा, क्योंकि आपके फ्रेंड जो है वो कह रहा है कि उसका जो पर्सनालिटी है, उसका जो बिहेवियर है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो यहाँ पे हम लोगों को ऑब्जर्व करते हैं और उसी से अपना जो एटीट्यूड है वो फॉर्म करते हैं।
नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है कॉग्निटिव डिसोनेंस की थ्योरी। संज्ञानात्मक मतभेद होता है। संज्ञानात्मक मतभेद को अगर हम सीधे सीधे शब्दों में बात करें तो हमारा जो एटीट्यूड होता है और जो हमारा बिहेवियर होता है उसमें कोई भी मैच नहीं होता है। एटीट्यूड और बिहेवियर में जो है कोई भी मैच नहीं होता है। ये जो है कॉन्सोनेंट नहीं होते हैं, एक साथ नहीं चलते। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम कहें, ठीक है, जैसे कि हमें पता है कि जो है स्मोकिंग करना बुरी बात है। ठीक है, हमें सबको पता है कि ये जो है स्मोकिंग करना बुरी बात है। ठीक है, तो यहाँ पे सिगरेट के लिए हमारा क्या है, हमारा जो है यहाँ पे नेगेटिव एक एटीट्यूड डेवलप हो चुका है। लेकिन यहाँ पे लेकिन फिर भी बहुत लोग हैं जो कि स्मोक जो है वो करते हैं। ठीक है, तो उनका जो बिहेवियर है वो और जो उनका एटीट्यूड है उसमें दोनों में क्या है, उसमें दोनों में जो है वो मतभेद है। तो इसको हम कहते हैं कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी। ठीक है, तो इसको कैसे हम लोग दूर कर सकते हैं, इसको भी हम जो है यहाँ पे रिवॉर्ड और पनिशमेंट के थ्रू जो है यहाँ पर हम जो है उनको जो है रिवॉर्ड और पनिशमेंट के थ्रू जो है कॉग्निटिव डिसोनेंस को जो है हम हटा सकते हैं। इसके साथ साथ जो है हम और ज़्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा सकते हैं लोगों को। ठीक है, उनको रियलाइज़ करा सकते हैं कि जो आपका एटीट्यूड है और जो बिहेवियर है उसमें कहीं ना कहीं मतभेद है। अगर हम उनको और ज़्यादा जो है इंफॉर्मेशन फर्निश करेंगे तो क्या होगा, तो उनका कहीं ना कहीं जो है हम एटीट्यूड जो है उसको बदलने में जो है हमें मदद मिलेगी। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे परसुएशन की, अनुनय की। ठीक है, मतलब कि हम किसी को परसुएट करते हैं, किसी को इन्फ्लुएंस करते हैं ताकि उसका जो है जो एटीट्यूड है वो किसी तरीके से पॉजिटिव जो है या नेगेटिव जो है वो डेवलप हो जाए। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो रोल होता है कम्युनिकेटर का, ठीक है, कम्युनिकेटर का जो रोल होता है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, अगर आपको मैं जो है मेडिकल फील्ड की कोई राय दूँ तो आपको लगेगा कि मैं ऐसे ही कोई बकवास कर रही हूँ, लेकिन यही कोई मेडिकल क्षेत्र का, ठीक है, मेडिकल क्षेत्र का जो कोई डॉक्टर है, बहुत बड़े डॉक्टर आके आपको अगर आपको एडवाइस करते हैं तो आप उनको जो है उनकी बातों को ज़्यादा सीरियसली लोगे। तो इसीलिए हम यहाँ पे कहते हैं कि जो कम्युनिकेटर है उसका रोल जो है वो बहुत ज़्यादा जो है इम्पॉर्टेंट होता है। वो कम्युनिकेटर जिसको आप पहले से जानते हो, आप उसकी बात को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दोगे ना कि किसी और की। अगर आपका कोई फ्रेंड कोई बात कह रहा है तो जाहिर सी बात है आप उसको ज़्यादा अच्छे से सुनोगे ना कि मेरी बात को, क्योंकि आप मुझे जानते ही नहीं हो। ठीक है, तो अगर कोई भी पर्सनल ओपिनियन देना है तो जाहिर सी बात है आप मेरी बात पर ध्यान नहीं दोगे। तो इस तरीके से जो है कम्युनिकेटर का जो रोल होता है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। इसी तरीके से अगर कोई फेमस व्यक्ति कोई कह रहा है तो वहाँ पे उसका इन्फ्लुएंस जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। क्यों कहते हैं कि ऑटोबायोग्राफी पढ़नी चाहिए, किताबें पढ़नी चाहिए, क्योंकि जो है वहाँ पर जो है एक्सपीरियंसेस लिखे होते हैं, लोगों के एक्सपीरियंसेस लिखे होते हैं, उसको इफ़ेक्टिव तरीके से बताया जाता है ताकि जो है वो आपको इन्फ्लुएंस कर सकें। नेक्स्ट इज मैसेज। जो संदेश है वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है कि जो इन्फॉर्मेशन, जो मैसेज आपको दिया जा रहा है वो वेग नहीं होना चाहिए कि आप कुछ भी आगे बोले जा रहे हो, ये नहीं होना चाहिए। वो जो मैसेज होता है वो इन्फॉर्मेटिव होना चाहिए। ठीक है, जिससे कि आपको ज्ञानवर्धक हो या फिर आपकी जो प्रॉब्लम है उसका उसमें सॉल्यूशन छुपा हो। तभी जो है आप किसी को इन्फ्लुएंस कर पाओगे, किसी को परसुएट कर पाओगे और किसी का एटीट्यूड जो है उसको डेवलप जो है वो आप कर पाओगे। तो यहाँ पे जो है एटीट्यूड को जो है डेवलप जो है इसको हर तरीके से किया जा सकता है। नेगेटिव एटीट्यूड डेवलप किया जा सकता है, पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप किया जा सकता है। तो ये कुछ थ्योरीज हैं जो कि एटीट्यूड की हैं, जिससे कि हम एटीट्यूड को बना सकते हैं या फिर उसको चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, सो दैट इज़ ऑल फॉर नाउ। थैंक यू सो वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज़ के साथ। ठीक है, ओके, थैंक यू सो वेरी मच।